अस्सलाम वालेकुम। आज की कहानी शुरू करते हैं। जिस दिन 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे मैं सऊदी अरब से चला जाऊंगा इंशाल्लाह। पहले तो लोग पीठ पीछे कहते थे, अब मुंह पर कहने लगे हैं कि और कितने साल सऊदी अरब में टिके रहेंगे, इतना कमा लिया है अब भी बस नहीं हुआ। तो सुनिए, 30 साल पहले ये सोच कर आया था 1 आध लाख कमा कर वापस चला जाऊंगा और आज भी अपने इरादे पर कायम हूँ। जिस दिन मेरे पास 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे मैं इंशाल्लाह वापस चला जाऊंगा। जी हाँ, 1 लाख डॉलर या पाउंड की बात नहीं हो रही, बल्कि 1 लाख रुपए की बात कर रहा हूँ। लोग मेरी बात का यकीन करते नहीं हैं, समझते हैं मैं मजाक कर रहा हूँ। लोग मेरी मजबूरी नहीं समझते। मैं इन लोगों में से नहीं हूँ जिन्हें 5 लाख जमा हो जाने पर 10 लाख ना होने का गम बेरोज़गारी के गम से ज़्यादा सताता है। बात दरअसल ये है कि कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि स्कूल, कॉलेज, दुआ खाना वगैरह खोलूँ, तालीमी इदारे, समाजी तालीमी मैदान में बड़े बड़े काम करूँ, या कोई इंग्लिश अखबार या रिसाला निकाल कर तहज़ीबुल अखलाक, अलहाल या अलबलाग की तरह सहाफ़त में हलचल मचाऊँ। इसके लिए कम से कम 1 आध लाख रुपए तो पास होने चाहिए ना। मुल्क में रहते हुए इतना कमा लिया और आज भी 30-35 साल कबल नामुमकिन था, इसलिए मुझे सऊदी अरब आना पड़ा। जब वीज़ा आया तो मैंने ये मौसम इरादा कर लिया था कि जिस दिन 1 लाख रुपए जमा हो जाएंगे वापस आकर कौम की खिदमत के लिए वक्फ हो जाऊंगा। हो सके तो कोई इलेक्शन लड़ूंगा, कौम की पसमानदगी दूर करूंगा। मेरे जहन में इतने इनकलाबी मंसूबे आज भी धरे के धरे और मंडलाते रहते हैं। अगर मैं इन जमातों में से किसी 10-10 रुपये भी बांट दूँ तो सारी जमातें काम करते करते थक जाएंगी, लेकिन मेरे मशवरे और मंसूबे कभी ख़त्म ना होंगे। ऐसा भी नहीं कि मेरे पास 1 लाख रुपए जमा नहीं हुए, कई बार हुए, लेकिन बार बार 1 लाख का हुस्न मुबारक हो गया। हुआ यूँ कि पहली बार मैंने 2 साल पहले 1 लाख जमा कर लिए और वापसी का इरादा कर लिया, तो बड़े भाई साहब ने शर्म दिलाई कि खाली हाथ कैसे लौटोगे, कुछ तो सोचो। जिन लोगों ने आते हुए फूलों के हार पहनाए, इमाम जामन बांधे, वो सारे कुछ ना कुछ तो आस लगाए हुए होंगे। इनको एक खजूर जमजम तो ला के टाल नहीं सकते। और फिर घर पे मलाब और छोटे बहन भाई और सारे तुम्हारे पूछते हैं कि भरे हुए बैग तो लाओ, बैग खोलने के मुंतज़िर है। बात माकूल थी कि हमारी शॉपिंग शुरू हुई और 1 लाख रुपए के तोहफे तहाइफ बांट कर वापस आना था। फिर 2 साल लग गए और हमने 1 लाख फिर जमा कर लिए। और जो ही वापसी का ऐलान किया तो वालिद साहब ने कहा कि अपने लिए एक आरसी का सलीका मकान बना लो, फिर शौक़ से आ जाना। कब तक मट्टी के इन दीवारों पे खड़े मकान में रहोगे जिसमें हर बारिश में पुराने टपकते बूंदें कम नहीं होती। कौम पहले कौम का लीडर होता है, फिर वोट देती है। बात माकूल थी। फिर प्लॉट की तलाश और तमीर शुरू हो गई। इसमें हमारे 4-5 साल तो यूं ही निकल गए। घर बना लो, अल्हम्दुलिल्लाह भवानी भी धूमधाम से हुई और हमने 1 लाख रुपए जमा करने शुरू कर दिए। फिर वालदा का ख़त आया कि बहनों के लिए रिश्ते आना शुरू हो गए हैं। उन्होंने लिखा है कि पहले बोसीदा मकान में शरीफ और खुददार लोगों के रिश्ते आते थे, लेकिन अब बड़ा मकान है तो दमादों के दाम और भी बढ़ गए हैं। एक मुर्गा जो 50-60 रुपए में मिल जाता था अब 200 रुपए से कहीं कम नहीं होता। फिर कसाबों के नखरे भी अलग हैं। पहले ऑटो रिक्शे और पुराने घर के सामने 5-30 रुपए ले लेते थे, लेकिन अब बड़े घर को देखते 50 रुपए की डिमांड करते हैं। दुल्हों की भी डिमांड में इजाफा हो गया है। पहले इंजीनियर या डॉक्टर 1 आध लाख में मान जाते थे, अब तो ग्रेजुएट या इंटरमीडिएट भी 1 लाख से कम नहीं मिलता। अगर तुम इसी तरह सऊदीया छोड़ के वापस आ जाओगे तो बहनों की शादी मुश्किल हो जाएगी। भला अब अम्मी की बात को कैसे टाल सकते थे। खरीदो फरोख्त का ये कितना तकल्लुफ़दा कारोबार था। हर शख्स उम्र दमादों और बहनोइयों की ख़रीद के चक्कर में तराफ में घूमती है, और इसी तरह उम्र का आधा हिस्सा तो मेरा इसी में निकल गया और ज़िंदगी के मकसद से दूर होता जा रहा हूँ। मज़े की बात ये कि ये सब मैंने अपने खुद के ज़िम्मे ले रखा था कि ससुर सालियों से बदला लेते हैं और अपनी मेहनत की कमाई कीमती साल खपाने के बाद मशीन में लगा देता है। मुस्तकबिल में होने वाले सारे साल और बहनोई मिलकर यह अहद कर लेते हैं कि रस्म व रवाज और अरमान के मुताबिक एक दूसरे पर कोई बोझ ना बन सके। हज़ारों अफराद अपना अपना माल, कीमत और वक्त कौम के लिए तो बेहतर मकासद पर लगा सकते हैं, लेकिन अगर ये बात हम अपने होने वाले बहनोइयों के लिए एहतराम सर झुका कर सुन लेते हैं तो अगले ही दिन अब्बा जान या अम्मी जान का फ़ोन आ जाता है कि रिश्ता मंजूर नहीं। इसलिए हमने ये सारी नसीहतें दूसरों के लिए उठा के रखी हैं, कर्ज लिए और बहनों की शादियां कर ली, और इस तरह हमारे 4-5 लाख और 4-5 साल तो यूं ही निकल गए। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह 1-2 साल में 1 लाख रुपए फिर जमा कर छुट्टी चले गए। फिर जाते ही हमारी शादी कर दी गई। हमने बहुत कहा कि पहले कौम की खिदमत करनी है। वालिद साहब ने डांटा, कौम की खिदमत के लिए वाजपेयी जी बनना ज़रूरी नहीं, खिदमत के लिए और भी लोग काफ़ी हैं जो मर चुके हैं। अब हम ठिकाने लगा दिए गए हैं। शब अरूसी दुल्हन का जोड़ा पहना कर हमारी शादी कर दीजिए।
اور یہی چاہتے تھے کوئی مکہ مدینہ کی زیارت کروا دیجئے، زندگی میں کچھ اور نہیں مانگوں گی۔ لیکن بیوی کی یہ بات بھی کیسے مانی جا سکتی تھی؟ یہ آخری بار کہہ رہی ہوں اور نہیں کچھ مانگوں گی۔ بیوقوف مرد کا حافظہ کمزور ہوتا ہے، ہر مرتبہ بھول جاتا ہوں۔ اور بیوی سعودی عرب آنے کے بعد ہم کو یہ پتہ دیتی ہے کہ گھر کو سیٹ کرنے میں کتنا خرچہ ہوتا ہے، اور اس میں ہمارے سارا کچھ سال اسی طرح نکل گئے۔ پھر بیگم نے کہا آپ ہمارے بھائیوں کو سعودی عرب بلا لیں، وہ کسی کام کے نہیں ہیں، چلو کسی کام لگ جائیں گے تو آپ کے احسان مند رہیں گے۔ اب سالوں سے احسان منوانا بھی ضروری تھا، کیونکہ کسی نے کہا تھا بھائی سالے تو ساتھی دیتے ہیں، سالے پلٹے تو ہاتھ دیتے ہیں۔ اور اسی طرح بہنوئی اور بہنوں اور سالوں کو بھی سیٹ کرتے کرتے کچھ سال اور نکل گئے، اور اس طرح ہم 2 بیٹیوں کے ابا جان بھی بن گئے۔ اور 1-2 سال میں 1 لاکھ روپے جمع ہوتے ہی بیگم نے فرمایا 2 بیٹیاں ہیں، کل کو شادی بھی ہونی ہے، پتہ نہیں کیسا شوہر ملے گا، خدا نخواستہ بھاگ جائے یا دوسری شادی کر لے یا کچھ ہو جائے تو بچوں کے نام کچھ تو ہونا چاہیے، کم از کم 1 آدھ گھر پلاٹ یا فلیٹ تو کچھ نہ کچھ دیجئے۔ یہ بات بھی معقول تھی۔ پھر اس نئے پروجیکٹ میں 4-5 سال اور نکل گئے۔ اب میدان بالکل صاف تھا، اور پھر ہم نے 1-2 سال 1 اور لاکھ روپے جمع کر لیے۔ اس بار قطعی آخری اعلان کر دیا کہ اب ہم واپس نہیں جائیں گے، لیکن بیوی نے بہتر کون اقتصادات کو سمجھ سکتا ہے، اس نے بڑے بڑے دانشور انداز میں کہا جس وقت آپ سعودیہ سے آئیں گے اس وقت 1 لاکھ کی قدر بھی آج کے کروڑ کے برابر ہو چکی ہوگی۔ وطن جا کر کوئی کاروبار یا کوئی نوکری کرنے سے رہیں گے۔ آج کے دور میں گھر چلانے، گاڑی، ڈرائیور، نوکر رکھنے کے لیے کم از کم 1 لاکھ روپے ماہانہ آمدنی ناگزیر ہے۔ ہم نے پوچھا یہ 1 لاکھ روپے ماہانہ کہاں سے لائیں گے؟ انہوں نے جواب دیا آپ 2-3 کروڑ کہیں سرمایہ داری میں لگا دیں، کہیں ڈپازٹ کروا دیں، ممکن ہے کہ 4-5 سالوں میں یہ اور بڑھ جائے گا، ہمارے بڑھاپے کا سکون ہو جائے گا، ورنہ بیٹیوں اور دمادوں پر انحصار کرنا ہوگا۔ ہم نے بلا شمار اپنے بیٹے کو دیکھا اور ماپ کا انتظار کرتے ہوئے، آنکھیں لگاتے ہوئے بیٹے سسرالیوں کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے گی اور اس کا تصور کر کے کانپ گئے۔ اپنا ارادہ ملتوی کرتے ہوئے نئے پروجیکٹ پہ لگ گئے۔ انشاءاللہ یہ پروجیکٹ مکمل ہوتے ہی ہم 1 لاکھ روپے جمع کریں گے اور ملک اور قوم کی خدمت کے لیے ضرور چلے آئیں گے۔ قوم سے بس یہی کہہ دیجئے کہ تھوڑا سا اور انتظار کر لیجئے۔ آج کی کہانی اگر اردو جہاں میں اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور چینل کو سبسکرائب۔